अगर बेसिक्स कमजोर है तो उस पर बिल्डिंग कभी मजबूत नहीं बन सकती, और कभी भी कितना भी पढ़ लें वो कभी भी गिर सकती है. So first 3-4 classes I'll be focusing on basics, fundamentals, ABCD. ठीक है. उसके बाद we will come to the syllabus and it is strictly adhere to the syllabus. तो पॉलिटी या राज व्यवस्था, पॉलिटी या जिसको हिंदी में राज व्यवस्था कहते हैं, पॉलिटिकल आप लोगों ने सुना है, पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल इश्यूज, राजनीतिक विषय, राजनीतिक दल, राजनीति और पॉलिटिक्स, राजनीति, तीनों का मूल शब्द एक ही है. कोई बता सकता है? व्हाट इज द रूट वर्ड ऑफ पॉलिटिक्स, पॉलिटी, पॉलिटिकल? द रूट वर्ड इज वन एंड सेम. व्हाट इज द रूट वर्ड? क्या है रूट वर्ड? इसका मूल शब्द क्या है? राजनीति के केंद्र बिंदु पे क्या है? राज्य है. राजनीति राज्य से शुरू होती है और राज्य पे खत्म होती है. राजनीति राज्य और राज्य से जुड़े हुए संस्थाओं का अध्ययन है. यानी व्हाट इज द रूट वर्ड ऑफ पॉलिटिक्स, पॉलिटी, पॉलिटिकल? पोलिस. पोलिस. पोलिस एक ग्रीक वर्ड है, हिंदी वर्ड नहीं. आपने सुना होगा सोक्रेट्स, उनके शिष्य प्लेटो, उनके शिष्य एरिस्टोटल, उनके शिष्य अलेक्जेंडर, 5th 4th 3rd सेंचुरी. इनमें सिटी स्टेट हुआ करते थे. देवर प्री क्रिश्चियन पीरियड. क्रिश्चियन पीरियड जीसस क्राइस्ट से स्टार्ट. उससे पहले पूरे यूरोप की सिविलाइजेशन का सिविलाइजेशन. अलेक्जेंडर का तो नाम सुना ही होगा, सिकंदर का नाम. 326 बीसी में भारत पे उन्होंने अटैक करके पोरस को हराया. फिर उनकी सेना आगे नहीं बढ़ी ब्यास रिवर के आगे. उसके बाद नंदों का साम्राज्य था और उनकी सेना थक चुकी थी और वापस वो लौट गए. तो पोलिस का मतलब क्या होता है? सिटी स्टेट, नगर राज्य. आप लोग लिखते भी जाइए. पोलिस का रूट वर्ड है सिटी स्टेट या नगर राज्य. आज भी राष्ट्र राज्य है. भारत एक राष्ट्र राज्य है. मध्यकाल में फ्यूडल स्टेट थे, सामंती राज्य थे. आधुनिक काल में राष्ट्र राज्य हैं, पहले सिटी स्टेट थे. शुरुआती में मानव, जब इंसान होमोसैपियन बने तो उस समय कबीलाई संस्कृति थी और ट्राइबल हेड था. ट्राइबल स्टेट जिसको कहते हैं, जनजातीय राज्य. तो चाहे जनजातीय राज्य हो, चाहे नगर राज्य हो, चाहे राष्ट्र राज्य हो, चाहे अंपायर्स हो, राज्य था, है, रहेगा. सबके केंद्र बिंदु पे क्या है? राज्य. तो राज्य क्या है? राज्य क्यों है? जानवरों के समाज में तो कोई राज्य नहीं होता है? देखा है अपने जानवरों में कोई राज्य हो, कोई सरकार हो, कोई कानून हो, कानून लागू करने के लिए कार्यपालिका हो, कानून बनाने के लिए विधायिका हो, कानून की व्याख्या करने के लिए न्यायपालिका हो. ऐसा होता है क्या? लेकिन हम इंसानों में, चाहे तानाशाही हो, चाहे लोकतंत्र हो, चाहे गणतंत्र हो, चाहे कोई भी तंत्र हो, कुलीन तंत्र हो, राज्य है, था, रहेगा. था, है, रहेगा. टू रेगुलेट ह्यूमन सोसाइटी. तो आपने सुना होगा सिटी स्टेट में कई हॉलीवुड की फिल्म्स भी आप लोग देखते होंगे. ट्रॉय, मैसिडोनिया, रोम, एथेंस, स्पार्टा. सुना है आप लोगों ने? देखा होगा हॉलीवुड फिल्म्स में भी कि नगर राज्य हुआ करते थे. आखिर प्लेटो और सोक्रेट्स कहां के थे? एथेंस के थे. उस समय नगर राज्य की सीमित जनसंख्या और सीमित भूभाग हुआ करता था. देयर वाज लिमिटेड पॉपुलेशन and limited geographical area of the state. Now we have a nation state of 133 crores.
अब तो 125 करोड़ नहीं है, 133 करोड़ हो गए। मोदी जी के शुरुआत में 125 करोड़ थे 2014 में, नहीं। तो हर राज्य का कोई निश्चित पॉपुलेशन होगा, विदाउट पॉपुलेशन देयर कैन नॉट बी ए स्टेट। जब हम कहते हैं स्टेट, यानी ये नहीं कि यूपी, बिहार, महाराष्ट्र प्रांत नहीं है ये। स्टेट्स इन प्लूरल मीन्स प्रांत। वन वी यूज द वर्ड स्टेट, जैसे इंडिया इज ए नेशन स्टेट, तो स्टेट का क्या मतलब है? स्टेट किसको कहते हैं? स्टेट क्यों बना? स्टेट क्यों है? जानवरों में स्टेट क्यों नहीं है? स्टेट के कितने अंग होते हैं? क्योंकि 3 ही अंग होते हैं। चलिए बताइए 3 अंग। नहीं, तो सरकार के 3 अंग हैं। सरकार के 3 अंग हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। होते होंगे नहीं, निश्चित बताइए। 4 ही होते हैं। देयर इज स्टेट एंड देयर आर 4 एलिमेंट्स ऑफ स्टेट। पॉपुलेशन नंबर 1, यानी बिना जनसंख्या के कोई राज्य संभव न है, न हो सकती। सेकेंड इज टेरिटरी, निश्चित भूभाग के बिना कोई स्टेट संभव नहीं है। जैसे हम कहते हैं ये भारत का राजनीतिक मैप है, ये भारत का भूभाग है, तो देयर कैन नॉट बी ए स्टेट विदाउट पॉपुलेशन। आज की डेट में हम भारत राष्ट्र राज्य का पॉपुलेशन 133 करोड़ है। टेरिटरी और बाउंड्री और सीमाएं, जो कि हम भारत के पॉलिटिकल मैप को देख के देखते हैं, उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेके दक्षिण में। नहीं, टेरिटरी एक देश के, एक राष्ट्र राज्य की टेरिटरी मुख्य भूमि में भी हो सकती है, दूर भी हो सकती है। उदाहरण के लिए अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, ये भारत राष्ट्र राज्य का टेरिटरी है, लेकिन मेनलैंड का हिस्सा नहीं है। हाँ, नहीं 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 नहीं, यूनियन जो है वो पूरे सारे टेरिटरीज के लिए एक होगा। यूनियन का मतलब ही होता है एक। यूनियन टेरिटरी जो है वो केंद्र शासित क्षेत्र हो गया। केंद्र का मतलब ही ये है कि वो सभी टेरिटरीज के लिए, यानी कि ये नहीं कि केंद्र की भूमिका हरियाणा में नहीं है। अगर हरियाणा में कैंटोनमेंट एरिया है, हरियाणा में रेलवेज है, हरियाणा में नेशनल पार्क है, तो उस भूभाग पे राज्य सरकार का जुरिडिक्शन नहीं होगा, केंद्र का होगा। तो केंद्र सर्वव्यापी है, हर टेरिटरी में है। अगर कोई वहां सेंट्रल पब्लिक सेक्टर है तो वहां पे केंद्र का जुरिडिक्शन होगा, ना कि राज्य का। तो केंद्र और राज्यों के बीच में, स्थानीय सरकारों के बीच में विषयों का बंटवारा है, क्षेत्रों का बंटवारा है। लेकिन केंद्र सिर्फ नई दिल्ली में ही नहीं है। केंद्र वो सभी जगह है जहां पे नेशनल हाईवे है। नेशनल हाईवे का जुरिडिक्शन केंद्र का है, स्टेट हाईवे का राज्य सरकार का है। इसी प्रकार से मेजर पोर्ट्स का जुरिडिक्शन केंद्र का है और माइनर पोर्ट्स का स्टेट का है। नेशनल पार्क का केंद्र का है, सेंचुरीज का स्टेट का है। केंद्र का डिफेंस है तो राज्य का लॉ एंड ऑर्डर एंड पुलिस है। विषयवर बटा हुआ है। आप जो बोल रहे हैं यूनियन टेरिटरी, वो भी क्षेत्र है, और जो राज्य के क्षेत्र हैं वो भी क्षेत्र हैं। वो सभी राष्ट्र राज्य के तहत आ जाएंगे। और यहां राज्य कहने का मतलब यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब नहीं है। हम्म हम्म टेरिटरी किस? हाँ हाँ, देश के बाहर नहीं हो सकती टेरिटरी, बिल्कुल हो सकती है। हाँ हाँ बिल्कुल। दोनों ही देश तक देश के हैं। उनका अब अंडमान निकोबार तो मुख्य भूभाग से दूर है, लेकिन वो भी भूभाग है जो केंद्र शासित प्रदेश है, और यूपी भी भारत का हिस्सा है। तो देश के अंदर सभी आ जाएंगे। जब आप देश बोलते हैं ना, देश देश, तो देश में केंद्र सरकार भी आ जाएगी, राज्य सरकार भी आ जाएगी, स्थानीय सरकारें भी आ जाएंगी, राज्य भी आ जाएंगे, और केंद्र शासित प्रदेश भी आ जाएंगे, और उसके क्षेत्र भी आ जाएंगे।
उसको देश कहते हैं। हाँ हाँ हम्म हाँ हाँ हम्म नहीं नहीं नहीं, वो प्रोटोकॉल है, सॉवरेंटी नहीं। सॉवरेंटी तो उसी राज्य का है। ये म्यूचुअल रेसिप्रोकल प्रोटोकॉल है कि जहां हमारी एम्बेसी होगी वहां आप दखल नहीं करेंगे, और आपकी एम्बेसी जहां होगी उसमें हम दखल नहीं करेंगे, आपको कई इम्यूनिटीज देंगे। कई बार वो इम्यूनिटीज वापस ले ली जाती हैं, जैसे 26/11 टेररिस्ट अटैक हुआ तो पाकिस्तान के एम्बेसडर और उनके जो फॉरेन ऑफिस में लोग को कहा गया कि आप खाली कीजिए, जाइए, हम आपसे संबंध कम कर रहे हैं। तो अल्टीमेट सॉवरेंटी, संप्रभुता तो उसी राज्य का होगा, चाहे वो फॉरेन ऑफिस क्यों ना हो। लेकिन आपस में डिप्लोमेटिक रिलेशन के लिए फॉरेन ऑफिस के मामले में प्रोटोकॉल है, लीगली बाइंडिंग नहीं है, सॉवरेंटी नहीं है। ये नहीं है कि हमारा अगर अमेरिका के भूमि पे कोई विदेशी दूतावास है तो उस हमारी सॉवरेन टेरिटरी है, नहीं, वो अमेरिका की सॉवरेन टेरिटरी है, उन्हीं के रूल फॉलो होंगे और वो कभी भी उसको बंद कर सकते हैं। हम्म 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 बात सही है। ये जो जुरिडिक्शन, ये तो कॉलेजेस में भी है। जो पुलिस है बिना डीन के परमिशन के कॉलेज में नहीं घुस सकती, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में। यूएपीए एक्ट और आतंकवाद का एक्ट और एनआईए एक्ट की बात नहीं कर रहा हूं। तो उसी प्रकार से वो तो फॉरेन एम्बेसी है। प्रोटोकॉल यही है कि बिना उस एम्बेसी के परमिशन के, प्रोटोकॉल है, लीगली बाइंडिंग नहीं है। अगर अमेरिका अड़ जाए, नहीं हमारी सॉवरेन टेरिटरी है, अगर तो सॉवरेंटी वहां अमेरिका का ही होगा, फॉरेन ऑफिस जिसका है उसका नहीं। वो उसका भूभाग है, वो उसका सॉवरेन भूभाग है, हमारा नहीं। हाँ, एक आपस आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि इम्यूनिटीज देंगे, डिप्लोमेट्स को ऐसे अरेस्ट नहीं करेंगे, डिप्लोमेट्स को आप वापस जाने के लिए कहेंगे, अरेस्ट नहीं करेंगे, डिप्लोमेट्स को वो सम्मान देंगे क्योंकि देश का प्रतिनिधि है। ये रेसिप्रोकल है, छूट देंगे ताकि उनको हम देंगे तो वो भी हमें देंगे। इस तरह से हर देश का दूसरे देशों में फॉरेन ऑफिस रहेगा, इससे डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बना रहेगा। लेकिन जहां तक सॉवरेंटी की बात है, मैं दोबारा बता दूं, जो आप कह रहे हैं ना, देश, देश में केंद्र सरकार भी आ जाएगी, उसके क्षेत्र भी आ जाएंगे, राज्य सरकार भी आ जाएगी, उसके क्षेत्र भी आ जाएंगे, उसके विषय भी आ जाएंगे, स्थानीय सरकार भी आ जाएगी, और केंद्र शासित प्रदेश भी आ जाएगा, और प्रांत भी आ जाएंगे। ये सारा देश का हिस्सा है। इसीलिए जब भी हम भूभाग की बात करते हैं तो राजनीतिक भूभाग को देखते हैं, न कि भौगोलिक क्षेत्र को। भूगोल एक होता है ज्योग्राफिकल मैप, एक होता है पॉलिटिकल मैप। देखा आप लोगों ने? तो पॉलिटिकल मैप में अंडमान निकोबार भी भारत का है, लक्षद्वीप भी भारत का है, नॉर्थ ईस्ट भी भारत का है, ये सभी भारत के हिस्से हैं पॉलिटिकल मैप में। ज्योग्राफिकल मैप इज डिफरेंट फ्रॉम पॉलिटिकल मैप। तो बिना किसी पॉलिटिकल मैप के, बिना किसी टेरिटरी के, बिना किसी निश्चित भूभाग के कोई राज्य संभव नहीं है, क्योंकि राज्य के चार तत्व हैं तो हैं, पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट और सॉवरेंटी। ये चार तत्व हैं, फिक्स है। उसके बाद बात करेंगे कि हाँ फिर उसके किस सरकार के कितने अंग हैं, कानून क्या है, सर्वोच्च कानून क्या है, क्यों है राज्य, एनिमल वर्ल्ड में राज्य क्यों नहीं है। हाँ पूछिए पूछिए। हम्म। आर्टिकल 12 में जो राज्य का परिभाषा दिया गया है वो ये राज्य का परिभाषा नहीं है, इसीलिए तो देना पड़ रहा है ना। आखिर राज्य को परिभाषित क्यों करना पड़ रहा है संविधान में? वो सिर्फ और सिर्फ भाग 3 के लिए परिभाषा है। उस राज्य की परिभाषा में न्यायपालिका नहीं है, क्योंकि न्यायपालिका मूल अधिकारों का रक्षक है, जबकि कार्यपालिका और विधायिका पोटेंशियल भक्षक है। इसीलिए वो राज्य की परिभाषा सिर्फ मूल अधिकार के लिए है, सिर्फ भाग 3 के लिए है। ये राज्य की परिभाषा इन जनरल है। इस राज्य की परिभाषा में सरकार के तीनों अंग आ जाएंगे, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। जबकि उस राज्य की परिभाषा जो सिर्फ मूल अधिकार के लिए दी गई है, उसमें न्यायपालिका नहीं आएगी। 36 में भी यही बात है। 12 में जो परिभाषा है और 36 में जो परिभाषा है वो सेम है, सेम है। दोनों की परिभाषा में का न्यायपालिका नहीं है,
क्योंकि नीति बनाने का काम न्यायपालिका का नहीं है, वो कार्यपालिका और विधायिका का काम है। इसीलिए जो 36 में राज्य की परिभाषा है उसमें कार्यपालिका और विधायिका शामिल है, न्यायपालिका नहीं। लेकिन यहां ये राज्य की परिभाषा भाग 3 के लिए नहीं है, भाग 4 के लिए नहीं है। ये राज्य की परिभाषा इन जनरल है, सभी के लिए सार्वभौमिक परिभाषा है। ये वो स्पेसिफिक परिभाषा है, ये डिक्शनरी मीनिंग है। वो सिर्फ 12 सिर्फ भाग 3 के लिए, 36 सिर्फ भाग 4 के लिए, बाकी क्षेत्र के लिए वो राज्य लागू नहीं होगा। वो परिभाषा टेक्निकली डिफाइंड है। आप बोलेंगे संविधान में जो भी लिखा है सबको परिभाषित करते चलेंगे, नहीं। जिस पार्ट के लिए किया गया है, जिस संदर्भ के लिए किया गया है, वो सिर्फ और सिर्फ भाग 3 के लिए लागू होगा। 12 भाग अब 4 के लिए सिर्फ और सिर्फ 36 की परिभाषा लागू होगी। ये सभी जगह लागू होगी। अंतर यही है। समझ में आ गया? अब ये पॉपुलेशन हो गया, टेरिटरी का मतलब पॉलिटिकल बाउंड्री हो गया, पॉलिटिकल मैप हो गया। बिना किसी जनसंख्या के कोई राज्य संभव नहीं है। मंगल ग्रह पे राज्य नहीं है, चाहे भूभाग हो। बिना किसी निश्चित भूभाग के राज्य संभव नहीं है। तीसरी जो है बात, तीसरा जो एलिमेंट है राज्य का, वो है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या होती है, बता सकते हैं? गवर्नमेंट क्या होती है? सरकार क्या है बताइए? सरकार वह है जो कानून लागू करती है कार्यपालिका के माध्यम से, कानून बनाती है विधायिका के माध्यम से, और कानून की व्याख्या करती है न्यायपालिका के माध्यम से। तो सरकार एक राजनीतिक अवधारणा है, स्टेट एक लीगल अवधारणा है। सरकारें आती हैं जाती हैं। पहले मनमोहन सिंह सरकार 2014 से पहले थी, अब मोदी सरकार है। हो सकता है 2024 के बाद दूसरी सरकार आ जाए, तीसरे मोर्चे की सरकार आ जाए। सरकारें आएंगी जाएंगी, या राज्य यथावत बना रहेगा। आप लोग पढ़ते हैं ना, हु इज द हेड ऑफ द नेशन स्टेट? राष्ट्रपति। हु इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट एट द यूनियन लेवल? प्राइम मिनिस्टर। हु इज द गवर्नमेंट एट द हेड ऑफ द गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल? चीफ मिनिस्टर। हु इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट एट द लोकल लेवल? पंचायत, सरपंच। ठीक है, 3 स्तर की सरकार है, और हर स्तर की सरकार के 3 ब्रांचेस हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशियरी। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशियरी। यहां पे एग्जीक्यूटिव हो गया काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, लेजिस्लेचर हो गया पार्लियामेंट, जुडिशियरी हो गई सुप्रीम कोर्ट। यहां हो गया काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर, और विधानसभा हो गया लेजिस्लेचर, और हाई कोर्ट हो गया। इसी तरह से यहां एग्जीक्यूटिव हो गया, लोकल स्तर पे भी 3 है। एग्जीक्यूटिव हो गया सरपंच, और ग्राम सभा अंडर आर्टिकल 243A इज लेजिस्लेटिव बॉडी, और ग्राम न्यायालय एक्ट के द्वारा जो बना 2007 में, दैट इज जुडिशियल बॉडी। दिस इज कॉल्ड हॉरिजेंटल सेपरेशन ऑफ पावर, दिस इज कॉल्ड वर्टिकल डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स। समझ में आया? तो सरकार वह है जो कानून को लागू करती है। कैसे? एग्जीक्यूटिव के माध्यम से, कार्यपालिका के माध्यम से कानून को लागू करती है। दूसरा, कानून को बनाती है लेजिस्लेचर के द्वारा। केंद्र स्तर पर लेजिस्लेचर का नाम भारत में पार्लियामेंट है, अमेरिका में कांग्रेस है, जापान में डायट है, इजराइल में नेसेट है, और राज्य स्तर पे भारत में विधानसभा है, कुछ राज्यों में विधान परिषद भी। फिर न्यायपालिका, जुडिशियरी, जो कानून को लागू करती है। इसको कहते हैं हॉरिजेंटल सेपरेशन ऑफ पावर्स। जब राजतंत्र था तो देयर वाज नो सेपरेशन ऑफ पावर्स, ऑल पावर्स वर वेस्टेड इन द किंग। किंग ने जो बोल दिया वही कानून हो गया, किंग ने जैसे मर्जी कानून लागू कर दिया, किंग ने कानून की जैसे मर्जी व्याख्या कर दी। बट नाउ देयर इज सेपरेशन ऑफ पावर्स व्हिच इज हॉरिजेंटल फॉर चेक्स एंड बैलेंस। अगर ये गलती करेंगे तो जुडिशियरी दखल करेगी, जुडिशियरी ज्यादा पावर करेगी तो पार्लियामेंट कानून बना देगी, पार्लियामेंट के प्रति सरकार जवाबदेह होगी, और सरकार को बहुमत है लोकसभा में तो सरकार भी पार्लियामेंट को कंट्रोल करेगी। तो चेक्स एंड बैलेंस हो गया, कोई भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं कर पाए। कोई राजतंत्र तो है नहीं कि सारी शक्तियां राजा में, हाँ ऐसा तो है नहीं। दिस इज कॉल्ड सेपरेशन ऑफ पावर्स।
for checks and balance, and this is called decentralization of powers. और जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है राज्य का, वो है सॉवरेंटी, संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब क्या होता है? संप्रभुता का मतलब वो तो आप संप्रभुता के प्रकार बता रहे हैं। आंतरिक संप्रभुता, बाह्य संप्रभुता, डी जूरे संप्रभुता, डी फैक्टो संप्रभुता, लीगल संप्रभुता, पॉलिटिकल संप्रभुता, पॉपुलर संप्रभुता, ये सब तो आप प्रकार बता रहे हैं ना। इंटरनल सॉवरेंटी का डिफिनेशन बॉर्डिन ने दिया, एक्सटर्नल सॉवरेंटी का ग्रोसियस ने दिया, पॉपुलर सॉवरेंटी रूसो ने दिया, लीगल सॉवरेंटी जो है वो हॉब्स ने दिया, पॉलिटिकल सॉवरेंटी लॉक ने दिया। ठीक है, वो तो प्रकार हो गए ना। मैं पहले जानिए कि संप्रभुता होती क्या है और क्यों है। पहले तो क्या है, फिर क्यों है देखेंगे। व्हाट इज सॉवरेंटी? सर्वोच्च संप्रभुता क्या है, उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, और ये सबसे महत्वपूर्ण राज्य का हिस्सा क्यों है। संप्रभुता, सॉवरेंटी मींस यस सुप्रीमेसी, सुप्रीमेसी, सुप्रीमेसी to take final decision. Sovereignty lies with the state legally, practically exercised by the government of the day. संप्रभुता कानूनी रूप से राज्य में निहित होती है, परंतु व्यवहारिक रूप से इसका प्रयोग सरकारें करती हैं। ठीक है, यह अंतिम निर्णय कौन लेगा कि आज 8 नवंबर 12 बजे रात के बाद से करेंसी 500 and 1000 will no more be the legal tender, ये सिर्फ कागज के टुकड़े जैसे हो जाएंगे। ये अंतिम निर्णय कौन लेगा? बाबा रामदेव, सामाजिक एक्टिविस्ट, अन्ना हजारे, मैग्सेसे अवार्ड विनर, धर्मगुरु श्री श्री जयशंकर, रविशंकर? कौन लेगा? कौन लेगा? पार्लियामेंट, सरकार। सरकार में एग्जीक्यूटिव भी आ गई, लेजिस्लेचर भी आ गई, जुडिशियरी भी आ गई। तो आप कहेंगे तीनों आ गई, लेकिन हम कहते हैं अब की बार मोदी सरकार, अब की बार ट्रंप सरकार, अब की बार 5 साल केजरीवाल बोलते हैं। तो सरकार के तीनों अंग होते हैं, लेकिन सरकार की पहचान राजनीतिक कार्यपालिका से भी की जाती है, इसलिए कहते हैं मोदी सरकार। सरकार में तो आप भी शामिल होने जा रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में या परमानेंट एग्जीक्यूटिव में? यू विल बी ओइंग योर पोजीशन टू द मेरिट और मैंडेट। जनादेश के आधार पे आप कार्यपालिका में शामिल होने जा रहे हैं या योग्यता के आधार पे? योग्यता के आधार पे। यू विल बी परमानेंट एंड पेड, यू विल बी प्रोवाइडिंग कंटिन्यूटी टू एडमिनिस्ट्रेशन, while political executive are owing their position to the mandate. 5 साल बाद अगर जनता मना कर दे तो मोदी गए, 2024 में वापस नहीं आ पाएंगे। नहीं, लेकिन आप एक बार घुस गए तो जब तक 60 साल नहीं होगा आप रिटायर नहीं होंगे। पोस्टिंग ट्रांसफर जो मर्जी है कर सकते हैं, क्योंकि आप कोई जनादेश के आधार पे नहीं आए, योग्यता के आधार पे आए। तो प्रशासन चलाने के लिए दोनों की जरूरत है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो जो सरकार है, एक मिनट, सरकार है, पहले आपने देखा कि सरकार एक राजनीतिक अवधारणा है और राज्य एक कानूनी अवधारणा है। संप्रभुता राज्य में निहित होती है कानूनी रूप से, व्यवहारिक रूप से इसका अभ्यास सरकारें करती हैं। सरकार के 3 अंग होते हैं, इसमें एक कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। कार्यपालिका के भी 2 अंग होते हैं, एक को कहते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, जो डेमोक्रेसी में मैंडेट के कारण होता है, और दूसरा कहते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव या ब्यूरोक्रेसी। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव लोकप्रियता के कारण, जनादेश के कारण डेमोक्रेसी में, जबकि ये योग्यता के कारण। दे आर पब्लिक सर्वेंट, दे आर गवर्नमेंट सर्वेंट। ये लोकप्रियता
ये योग्यता। ब्यूरोक्रेसी, आप ब्यूरोक्रेट बनने जा रहे हैं, तो ब्यूरोक्रेट का क्या मतलब होता है? व्हाट इज ब्यूरो? ब्यूरो मीन्स क्या? ब्यूरो का ऑफिस। क्रेसी, क्रेसी मीन्स रूल, रूल ऑफ ऑफिस। एंड हायर ग्रेड्स ऑफ ब्यूरोक्रेट्स आर कॉल्ड सिविल सर्वेंट्स। ब्यूरोक्रेट तो से एसएससी वाले, ग्रुप सी वाले भी हैं, क्या वो सिविल सर्वेंट हैं? हायर ग्रेड्स ऑफ ब्यूरोक्रेट्स, नेमली ऑल इंडिया सर्विसेज, ग्रुप ए, ग्रुप बी, दे आर कॉल्ड सिविल सर्वेंट्स। तो कार्यपालिका की जरूरत यहां भी है, यहां भी है, राज्य स्तर पे भी है और स्थानीय सरकार पे भी है। ग्राम सेवक होता है, जिला स्तर पे डीएम होता है, ब्लॉक स्तर पे बीडीओ होता है, वो कार्यपालिका का हिस्सा है, लेकिन योग्यता के आधार पे। जबकि ब्लॉक प्रमुख चुना गया है, पार्षद चुना गया है, ठीक है, ग्राम न्यायालय, ग्राम पंचायत चुनी गई है। हर स्तर पे दोनों की जरूरत है, दोनों पहिए हैं प्रशासन चलाने के लिए। एडमिनिस्ट्रेशन का रूट वर्ड क्या है? एडमिनिस्ट्रेट मीन्स टू टेक केयर ऑफ द पीपल एंड टू मैनेज देयर अफेयर्स। यानी जो जो लोगों का ध्यान रखे और उनके मामलों का प्रबंधन करे। और लोगों का ध्यान रखने के लिए उसमें लोकप्रियता का तत्व और योग्यता दोनों का तत्व होना जरूरी है। कोई सरकार सिर्फ कार्यपालिका चला सकती है, विधायक राजनीतिक कार्यपालिका? मोदी को सारा नॉलेज है, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी सब पता है, तो एक्सपर्ट चाहिए, ब्यूरोक्रेट्स चाहिए। सरकार तो बेसिकली यही चलाते हैं, ऊपर से दिखते ही है, ये अनामता वाले पर्दे के पीछे हैं। तो आप सरकार के हिस्से बनने जा रहे हैं, कौन से भाग के? इस हिस्से के, परमानेंट एग्जीक्यूटिव। तो दिस इज फर्दर देयर आर टू ब्रांचेस ऑफ एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जिसको पब्लिक सर्वेंट कहते हैं, और ब्यूरोक्रेट्स जिसको परमानेंट एग्जीक्यूटिव कहते हैं, जो योग्यता के आधार पे होते हैं, जो प्रशासन को निरंतरता प्रदान करते हैं। ये आते हैं जाते हैं, ये यथावत बने रहते हैं। इनके निश्चित कार्यकाल के तहत, जनादेश के तहत कार्य करते हैं, जबकि ये यथावत बने रहते हैं। इनका ट्रांसफर पोस्टिंग हो सकता है, लेकिन ये परमानेंट कंटिन्यूटी प्रदान करते हैं। तो ये सरकार हो गई। तीनों स्तर की सरकार आपने देखी, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार। तो सरकार क्या है? सरकार वह है जो कानून को बनाती है इससे, लागू करती है इससे, और व्याख्या करती है इससे। हर जगह एक शब्द आ रहा है, क्या? कानून, लॉज। कानून बनाना, कानून लागू करना, कानून की व्याख्या करना, क्या आ रहा है? लॉज। अब ये लॉज क्या होते हैं? लॉज के स्रोत क्या होते हैं? पॉजिटिव लॉ क्या होता है? लॉ क्यों जरूरी है? एनिमल वर्ल्ड में लॉ क्यों नहीं है? देयर इज नो स्टेट, नो गवर्नमेंट, नो लॉ इन एनिमल वर्ल्ड, पता है? बट वी ह्यूमन सोसाइटी इज हैविंग स्टेट, गवर्नमेंट एंड लॉज। अगर बायोलॉजी के अनुसार देखा जाए तो मैन इज ऑल्सो ए एनिमल। पूरे एनिमल, पूरे जो लिविंग थिंग्स हैं उनको 5 किंगडम में बांटा गया है। मोनेरा जिसमें एक सिंगल सेल होता है, प्रोटिस्टा जिसमें मल्टी सेलुलर होते हैं, फंगाई वही मल्टी सेलुलर और कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं, प्लांट्स, और फिर एनिमल्स। मैन कहां आता है? एनिमल में। लेकिन बाकी एनिमल से मैन फर्क है? कैसे फर्क? व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन मैन ऑन वन हैंड एंड अदर एनिमल्स ऑन द अदर हैंड? Man is a social and political animal. Man has greater cranial capacity. Man is having capacity to be rational. Other animals are not having capacity to be rational. Man can be moral. Other animals cannot be. Man is philosopher. Other animals are not. Philosophy means higher thought, higher ideas, higher objectives. Have you seen animals making 5-year plans, future plans? देखा है आप लोगों ने? तो चूंकि भरे, मैन इज द वर्स्ट एनिमल विदाउट गवर्नमेंट, स्टेट एंड लॉज। एरिस्टोटल कहते हैं कि इंसान से गंदा एनिमल कोई नहीं है। इंसान से गंदा एनिमल कोई भी नहीं है। अधिकतर एनिमल, एक
मछली छोड़ दें और एक सांप छोड़ दें तो अधिकतर एनिमल अपना ही मांस, अपने ही स्पेसीज का मांस नहीं खाते हैं, मैन खाता है। पता है आपको? नहीं पता? अफ्रीका जाइए। तो मैन जो घटिया काम कर सकता है वो एनिमल सोच भी नहीं सकता। इंसान इतना घटिया है। हम्म 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 हम्म। वो फिलॉसफी है या रियलिटी है? क्या गांधी का राज्य विहीन समाज बन गया? वो फिलॉसफी है या रियलिटी है? हाँ, तो वही तो मैं पूछ रहा हूं। सोचा होगा ये कौन इनकार कर रहा है, लेकिन वो आदर्श है या यथार्थ? आदर्श तो ये भी है कि 100% क्राइम मुक्त समाज होना चाहिए, हर व्यक्ति अमीर होना चाहिए, हर व्यक्ति के पास 100 महल होना चाहिए, हर व्यक्ति के पास BMW होना चाहिए, हर व्यक्ति दुख विहीन होना चाहिए। आदर्श, उच्च आदर्श रखे जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 100% अचीव कर लिए जाते हैं। गांधी ने आदर्श की बात की, उससे नैतिकता बढ़ी। ये नहीं कि गांधी का राम राज्य स्थापित हो गया। मार्क्स ने राज्य विहीन, वर्ग विहीन, शोषण मुक्त समाज का फिलॉसफी रखा, वो अचीव नहीं हुआ, लेकिन लेबर क्लास के स्वेट एंड लेबर का इंपॉर्टेंस पड़ा, जो मजदूरों का आंदोलन को बल मिला। कहते हैं ना, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं, सिर्फ बेड़ियां हैं और पाने के लिए पूरा संसार है। तुम आर्थिक रूप से जरूर कमजोर हो सकते हो, लेकिन संख्या बल में तुम अल्पसंख्यक पूंजीपतियों पर भारी पड़ोगे। इसलिए दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ और क्रांति करो। तो क्या हर जगह क्रांति आ गई? रूस में बोल्शेविक क्रांति आई उस आधार पर 1917 में, चाइना में आई 1949 में, क्यूबा में आई 1959 में, मंगोलिया, पोलैंड, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया, बुल्गारिया, नॉर्थ कोरिया, वियतनाम, यहां आई। लेकिन क्या हर जगह आ गई? भारत में क्या माओवादी क्रांति सफल हो गई? तो आदर्श रखना, क्या भारत, कोई भी थिंकर है उसका 100% अचीवमेंट नहीं हो सकता। इसके आधार पे नहीं कह सकते कि 0 मार्क्स आ जाता है। आपको 90% मार्क्स आया तो बोलेंगे 10% फेल हो गए। उसी तरह से भारत भी 100% गांधी के आदर्शों पे नहीं चल सकता। गांधी ने तो कहा कि मृत्युदंड होना ही नहीं चाहिए। मृत्युदंड तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मृत्युदंड जो है वो, जब इंसान जान दे नहीं सकता तो जान ले कैसे सकता है? मृत्युदंड तो होना ही नहीं चाहिए। फिर आजादी के बाद आज भारत में 66 लोगों को फांसी की सजा दी गई, या नहीं दी गई? तो आप कहेंगे कि भारत गांधी के रास्ते से भटक गया, भारत को मृत्युदंड बंद कर देना चाहिए। गांधी का विचार पंचायती राज के लिए बहुत प्रायोगिक है, लेकिन उनका युद्ध पे जो विचार है वो भारत फॉलो करता है। वो तो कहे कि युद्ध मैदान में हम जो विरोधी सेना है उसके चारा बन जाए, फॉर्डर बन जाए, अपने आप को न्यौछावर कर दें, उससे उसका हृदय परिवर्तन हो जाएगा और फिर उससे कैजुअलिटी कम होगी। क्या फॉलो करते हैं? कोई भी विचार, कोई भी विचारधारा, कोई भी देश, हर देश काल विधान के अनुसार 100% फॉलो नहीं कर सकती। उसमें मॉडिफिकेशन लाना पड़ेगा, बदलाव लाना पड़ेगा, क्योंकि मैन कैन अडेप्ट एंड चेंज द एनवायरमेंट, other animals only can adapt to the environment. Man has established language to communicate, to develop, to discuss, to improvise, to take corrective measures. Other animals don't have established language to communicate, to improvise and to go for betterment. उनके पास सिर्फ सिंबॉलिक लैंग्वेज है, नहीं? जबकि इंसान के पास चूंकि स्थापित भाषा है, तो वो आपस में चाहे कितना भी खराब हो, मैन इज द वर्स्ट एनिमल, बट अगर हम देखें तो सभी इंसान एक जगह बैठेंगे, उनमें तार्किकता है। तार्किकता यानी नफा नुकसान। तार्किकता जब लगाते हैं, सामूहिक तार्किकता, कि राज्य बनाने का, सरकार बनाने का और कानून बनाने का नफा भारी है या नुकसान भारी है, कॉस्ट भारी है या नफा भारी है? बताइए। वेदर उन्होंने, इंसानों ने राज्य बनाया, सरकार बनाई और कानून बनाए सोसाइटी को रेगुलेट करने के लिए। आप 12 बजे रात को भी आराम से घूमते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और एनिमल्स दिन में भी डरे रहते हैं।
आपके जीवन में इतनी निश्चितता है, जबकि एनिमल्स बिना गलती के भी जीवन में उनके कोई निश्चितता नहीं। शेर अगर हिरन को मारेगा तो फांसी होगी उसको, लेकिन आपने किसी को घूसा भी मार दिया तो जेल में चले जाएंगे। आपका व्यवहार इतना संयमित है, आप किसी से कितना भी हेट करें, उसको गोली मारते हैं, पता है गोली मार दिया तो फिर फांसी पे लटकना पड़ेगा। जबकि एनिमल बिना मतलब के भी दूसरे को मार देते हैं। शेर को चीते का मांस नहीं खाना है, तेंदुए का मांस नहीं खाना है, लेकिन रास्ते में आ गया तो चलो मार दो। और आप इतना हेट भी करते हैं तो भी नहीं मारते। उसी प्रकार से अगर आपसे बहुत कोई हेट करता हो, या कई लोग हेट करते हो, मारते हैं। उनको भी पता है कि अगर मारा तो फांसी नहीं लगे तो जिंदगी भर चक्की तो जरूर पीसना पड़ेगा जेल में, तो रुकते हैं। मैन इज द वर्स्ट एनिमल ऑन द प्लेनेट, but his life is more secure, more certain, more predictable in contrast to other animals. Why? ऐसा क्यों है? इंसान से खराब एनिमल इस धरती पे नहीं है। इतना खराब होते हुए भी उसके जीवन में ही ज्यादा निश्चितता है। एनिमल वर्ल्ड के जीवन में निश्चितता नहीं है, क्योंकि इंसान तार्किक है। और जब सभी लोग तार्किक लोग बैठेंगे, भले ही वो सेल्फिश हो, ब्रूटिश हो, क्वारलसम हो, जेलस हो, बाकी खराब गुण कितने भी हो, लेकिन तार्किकता उनका लक्षण है। तर्क लगा सकते हैं, सामूहिक तार्किकता से, सामूहिक तरीके से वह आम सहमति बना सकते हैं, हाँ ये कानून का हिस्सा होगा। आपको हमें बोलने का अधिकार देना है तो आप भी मानिए हमारा, आपको जीवन जीने का अधिकार है तो हमारा भी मानिए। और ये सभी जिसमें साम सहमति होगी वो कानून का हिस्सा बन जाएंगे। व्हाट आर लॉज? कानून होता क्या है? क्या होता है कानून? कोई रटने की चीज है क्या ये? लॉज आर दोज रूल्स एंड रेगुलेशंस which are needed to regulate the human society, to address the imperfections of the human society, because conflicts of interest and ideas are bound to come. conflicts होना ये अस्वयंभावी है, इनएविटेबल है, होना ही होना है। ये तो प्रॉब्लम पार्ट है। व्हाट इज द सॉल्यूशन पार्ट? सॉल्यूशन पार्ट इज हाउ टू एड्रेस दोज कन्फ्लिक्ट, हाउ टू रिजॉल्व दोज कन्फ्लिक्ट्स। उस कन्फ्लिक्ट को, उस तनाव को दूर कैसे करें? उसके लिए ही तो है राज्य, सरकार, कानून। ये ना हो तो क्या होगा? ये ना हो तो जंगल राज, एनार्की, लॉलेसनेस, माइट इज राइट, मत्स्य न्याय, जिसकी लाठी उसकी भैंस। क्या इंसानों में जिसकी लाठी उसकी भैंस है? या कमजोरों के पक्ष में सकारात्मक भेदभाव है, महिलाओं के पक्ष में, एससी एसटी ओबीसी के पक्ष में, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के पक्ष में, शारीरिक रूप से कमजोर वर्गों के पक्ष में, ओल्ड एज पीपल लोग में, चिल्ड्रंस के पक्ष में, वल्नरेबल के पक्ष में सकारात्मक भेदभाव होता है कि नहीं? एनिमल वर्ल्ड में है। अगर शेर बूढ़ा हो गया तो नया शेर आता है, उसको मार देता है, उसके बच्चों को भी मार देता है। फिर उसके जो बच्चे होंगे उसको मानेगा वो, लेकिन दूसरे के द्वारा जो बच्चे हैं उसको मार देता है, पता है? जबकि उसको बच्चों को मारने से क्या मिलेगा? बिना मतलब के भी वो मार देते हैं। और आप तो इतना हेट के भी विवाद नहीं मारते। आपके जीवन में इतनी निश्चितता है, इतनी प्रेडिक्टेबिलिटी है, इतनी सर्टेनिटी है। इसका कारण क्या है? मैन इज द वर्स्ट एनिमल विदाउट स्टेट गवर्नमेंट एंड लॉज, इवन देन मैन इज सोशल एंड पॉलिटिकल एनिमल। ये किसने कहा? फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, एरिस्टोटल, अलेक्जेंडर के गुरु एरिस्टोटल, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल, जिन्होंने सबसे पहली बार पॉलिटी शब्द का प्रयोग किया। ठीक, तो ये समझ में आ गया स्टेट क्या है, गवर्नमेंट क्या है। भारत में कितने स्तर की सरकारों को संवैधानिक मान्यता प्रदान है? कितने? 3। सेंटर, स्टेट और लोकल भी हमारे यहां संवैधानिक मान्यता प्राप्त है, जबकि अमेरिका में सिर्फ 2। तो सॉवरेंटी सबसे इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द स्टेट इज सॉवरेंटी। इस कोचिंग का भी एक जनसंख्या है, एक निश्चित भूभाग है। यहाँ भी एक प्रशासन चलाएगा कि भाई ये रूल है, ये रेगुलेशन है, क्लास में इतने देर पहले आना है, ये करना है, आई कार्ड लाना है, ये लाना है, पंच कार्ड लाना है, जो भी। लेकिन संप्रभुता है क्या? संप्रभुता सबसे इंपॉर्टेंट है राज्य का, सर्वोच्चता, अंतिम निर्णय लेने की सर्वोच्चता। कोई व्यक्ति कहेगा मैं सही हूं, मिडिल क्लास कहेगा नहीं नहीं
हमें ज्यादा ऑप्शन चाहिए मार्केट में। कैपिटलिस्ट कहेगा नहीं नहीं इंटरेस्ट रेट कम कीजिए तब निवेश होगा। गरीब कहेंगे नहीं नहीं और सब्सिडी दीजिए, नहीं तो जीना मुश्किल हो जाएगा। कोई कहेगा नहीं नहीं यहां नहीं, यहां पुल बनना चाहिए। कोई कहेगा नहीं 8 नहीं 16 नवंबर को डिमोनेटाइजेशन होना चाहिए। अंतिम निर्णय कौन लेगा? हर व्यक्ति खुद। कोई कहेगा नहीं नहीं मैं सही बोल रहा हूं, कोई बोलेगा नहीं नहीं हम सही कह रहे हैं, कोई बोलेगा हम सही कह रहे हैं। अंतिम निर्णय होना चाहिए अनिश्चित, अदरवाइज एवरी डिसीजन विल कीप ऑन हैंगिंग, देयर विल बी नो फाइनलिटी ऑफ डिसीजन। कोई निर्णय अंतिम बिंदु पर पहुंचेगा ही नहीं तो फिर अनिश्चितता का दौर चालू स्टार्ट। इसीलिए तो राज्य बनाया गया, इसीलिए तो उसको संप्रभुता दी गई। वे अंतिम निर्णय सही हो गलत हो आप आलोचना करें, ये करें वो करें, अंतिम निर्णय तो राज्य ही लेगा ना। राज्य ने ही कानून बनाया ना। अब ये तीनों कृषि कानून वापस लेना है कि नहीं लेना है, ये अंतिम निर्णय कौन करेगा? राज्य ही करेगा ना। कि बाबा रामदेव करेंगे, कि पंडित श्री श्री रविशंकर करेंगे, कि अन्ना हजारे करेंगे, कि नॉन स्टेट एक्टर करेंगे, कि सोशल एक्टिविस्ट करेंगे? पॉलिटिकल सिस्टम करेगा ना। क्योंकि पॉलिटिकल सिस्टम के पास, बाकी लोगों के पास पावर हो सकता है, पॉलिटिकल सिस्टम के पास ऑथोरिटी है, लीगल पावर, पावर बैक्ड बाय लॉ, अल्टीमेट पावर, सॉवरेन पावर। इसीलिए एरिस्टोटल ने कहा पॉलिटिकल साइंस इज द मास्टर ऑफ ऑल साइंसेस। मास्टर का मतलब जो सबको नियंत्रित करता है। इकोनॉमिक क्षेत्र में कोई झगड़ा होगा, वहां भी अंतिम निर्णय किसका होगा? राज्य का। सामाजिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में कहीं भी अंतिम निर्णय लेने की सर्वोच्चता किसके पास होगी? राज्य के पास, कानूनी रूप से, व्यवहारिक रूप से सरकार। सरकारों की आप आलोचना करते हैं लेकिन राज्य की नहीं, क्योंकि सरकार भी व्यक्तियों का समूह है, ईश्वर का समूह नहीं है। आधुनिक राष्ट्र राज्य ऐसा हर समय नहीं था। प्राचीन और मध्यकाल में देयर वाज डिवाइन थ्योरी ऑफ स्टेट। मनु कौटिल्य ने क्या कहा? संसार का निर्माण ब्रह्मा ने किया, जंगल राज को खत्म करने के लिए, मत्स्य न्याय को खत्म करने के लिए ब्रह्मा ने, क्रिएटर ने स्टेट क्रिएट किया और किंग क्रिएट किया। नहीं, यानी राज्य को दैवित्व से जोड़ा गया ताकि राज्य का पूरी तरह से अक्षरशः अनुपालन हो, कोई भी क्वेश्चन ना करे। अशोक क्या कहते हैं अपने आप को? आई एम देवनाम प्रिय, मैं देवताओं का प्रिय हूं, आई एम डियर टू गॉड्स। तो आप देवताओं के प्रिय हैं तो बाकी प्रजा वो प्रिय नहीं है? मैं देवताओं का प्रिय हूं। उसके बाद पोस्ट मॉडर्न पीरियड में कुशांस क्या कहते हैं? वी आर सन्स ऑफ गॉड, हम देवपुत्र हैं। तो बाकी जनता देवपुत्र नहीं है वो। गुप्ताज ने क्या कहा? वी आर गॉड्स ऑन अर्थ, हम धरती पर ईश्वर हैं, परम भट्टारक, महाराजा धीराज। समुद्रगुप्त ने कहा मैं तो विक्की हूं, वरुण इंद्र कुबेरियम। तो हम तो खुद ईश्वर हैं। राजपूत ने क्या कहा? कि हमारा सूर्य कुल, चंद्र कुल, अग्नि कुल से जन्म है। चोलाज क्या कहते? अपने ही जीवन काल में भगवान के बगल में अपनी मूर्ति स्थापित करना कि लोग हमें वैसा ही पूजा करें जैसे भगवानों के करते हैं। बलबन ने क्या कहा? जिल्ले इलाही, नियाबत खुदाई, शैडो ऑफ गॉड, हम अल्लाह की परछाई हैं। तो बाकी लोग क्या हैं? अकबर ने क्या कहा? फर्रे इज दी डिवाइन लाइट, इंसानी कामिल। तो बाकी लोग क्या हैं? ये बार बार दैवत्व को राजत्व से क्यों जोड़ा गया? वाई डिविनिटी वॉज अटैच्ड विद द किंगशिप? वाई? क्योंकि यू कैन क्वेश्चन मैन, कैन यू क्वेश्चन गॉड? आप गॉड को क्वेश्चन कर सकते हैं कि नहीं ये ब्लू आकाश के ऊपर है, मुझे हरा पसंद था, पत्ती हरी क्यों बना दी है? नहीं ये मुझे ब्लू पसंद था। You cannot question God. Once divinity was attached with the kingship, it become unquestionable absolute, and it will command unquestionable obedience on the part of subjects. यानी कि एक बार डिविनिटी जोड़ दी गई राजत्व से, तो अब बिना प्रश्न उठाए लोग अनुपालन करेंगे। लेकिन अगर मोदी जी कह दें कि मैं हनुमान जी का अवतार हूं, जो मैं कह दूं उसे आप आंख बंद करके मान लीजिए, आप मान लेंगे? क्यों नहीं मानेंगे?
बलबन की तो बात मान लिए थे, अकबर की तो मान लिए थे, अशोका की भी मान लिए थे, कुषाणों को भी मान लिए थे, राजपूतों को भी मान लिए थे, लेकिन मोदी को क्यों नहीं मान पा रहे हैं कि हनुमान जी का अवतार है? क्योंकि आधुनिक राष्ट्र राज्य का आधार तार्किकता है, अंधविश्वास नहीं, किसी भी तरह का विश्वास नहीं, तार्किकता। तर्क की कसौटी पे कसा जाएगा कि सबके भले में है या नहीं है, अधिकांश लोगों के भले में है कि नहीं, आम सहमति है कि नहीं है। तो इसीलिए आधुनिक राष्ट्र राज्य का आधार परंपरागत सत्ता नहीं है, ट्रेडिशनल अथॉरिटी नहीं है, कैरिस्मेटिक अथॉरिटी भी नहीं है, रैशनल लीगल अथॉरिटी है, तार्किक कानूनी सत्ता। तो ये सॉवरेंटी अगर ना हो तो क्या होगा? द होल पर्पस ऑफ मेकिंग स्टेट वुड बी डिफीटेड। अगर ये ना हो तो पूरे राज्य बनाने का, कानून बनाने का, सरकार बनाने का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। कोई फाइनल डिसीजन होगा ही नहीं। क्यों कहेगा ये नहीं वो सही है, कोई कहेगा वो नहीं वो सही है, कोई कहेगा नहीं ये नहीं दोनों गलत हैं हम सही हैं। Who will take the final decision? To have certainty, to have predictability. कौन लेगा फाइनल डिसीजन? गवर्नमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट। संप्रभुता का अभ्यास राज्य के बिहाफ में सरकारें लेती है। फाइनल डिसीजन कौन लेगा? सरकार लेगी ना, कि राम सेतु प्रोजेक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा, सागरमाला प्रोजेक्ट होगा कि नहीं, अमेरिका से संबंध रखेंगे ज्यादा या इजराइल से ये वेपन लेंगे या फ्रांस से राफेल लेंगे या चीनूक वहां से लेंगे या हविट्जर यहां से लेंगे, किससे क्या लेंगे, ये अंतिम निर्णय किसका है? हम सरकार का है, सरकार का, क्योंकि संप्रभुता का अभ्यास यही करेंगे। तो समझ में आ गया कि राज्य कानूनी अवधारणा, सरकार राजनीतिक अवधारणा। अब इससे आते हैं कानून। कानून क्या है, कानून क्यों है? सबके पीछे एक बात है कॉमन, कलेक्टिव रैशनैलिटी, सामूहिक तार्किकता। तार्किकता का मतलब, रैशनैलिटी का मतलब अंधविश्वास का ठीक उल्टा, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। हर इंसान तार्किक है। तार्किकता यह कहती है कि यह करने से कॉस्ट कितना लग रहा है और हमें फायदा कितना हो रहा है। अगर फायदा कॉस्ट पे भारी है तो ये करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अगर कॉस्ट ज्यादा लग रहा है और नफा कम हो रहा है तो करेंगे क्या? अंधविश्वास के आधार पे या विश्वास के आधार पे भी नहीं। वही चीज करेंगे जिसमें कॉस्ट कम हो और नफा भारी पड़े उस पर। तो कॉस्ट इसका, राज्य का, सरकार का, कानून बनाने का कॉस्ट भारी है या इससे होने वाला नफा भारी है? नफा भारी है। कैसे भारी है? कैसे मान लें कि भारी है? अगर ये ना हो तो अच्छे जीवन की तो बात ही छोड़िए, जीवन ही सुनिश्चित नहीं हो पाएगी। जो जिसको मन करे मार दे, मजबूत कमजोर को दबाए, तो मजबूत कहेगा नहीं नहीं तो फिर मुझे क्या जरूरत है, मैं दबाऊंगा सबको, मैं नहीं आऊंगा इस सामूहिकता में। कमजोर लोग बनाए राज्य, मैं नहीं बनाऊंगा, मैं तो सताने में ही मुझे अच्छा है। तो शेर का सवा शेर नहीं मिलेगा। अगर नहीं भी मिला तो कमजोर पीछे से हमला कर दिया मजबूत पे, तो मजबूत क्या कर लेगा? तो क्या सिर्फ कमजोरों का जीवन अनिश्चित होगा या मजबूत का भी? सबका अगर ये ना हो तो सबके सामूहिक तार्किकता क्या कहेगी कि राज्य बनाएं, सरकार बनाएं, कानून बनाएं, क्योंकि मजबूत का भी जीवन अनिश्चित रहेगा। कोई बोले मजबूत हूं मैं, मुझे क्या जरूरत है स्टेट और कानून और इसकी, कुछ नहीं, मैं नहीं सामूहिकता में आना, तो उसका क्या जीवन सुनिश्चित रह पाएगा? क्यों नहीं रह पाएगा? क्योंकि शक्ति हमेशा तुलनात्मक होती है, डायनेमिक होती है, एक ही नहीं होती है कि शेर हमेशा शेर ही रहेगा, उसका सवा शेर भी आएगा। नहीं भी आया तो कमजोर पीछे से हमला कर दिया, फिर मजबूत क्या कर लेगा? लेकिन पीछे उससे उस पर हमला ना हो और कमजोर पे सामने से हमला ना हो, इन दोनों चीजों के लिए रोकने के लिए क्या जरूरी है? स्टेट, गवर्नमेंट एंड लॉज। समझ में आ गया? ये ना हो तो कोई भी किसी को मारने से पहले सोचेगा नहीं, किसी को मार देगा। लेकिन आप किसी को मारने से पहले 1000 बार सोचना पड़ेगा, कितना भी घृणा क्यों ना हो, 1000 बार सोचना पड़ेगा
कि अगर मार दिया तो फिर फांसी नहीं तो चक्की, ये तय है। तो रुकेंगे? तो आप रुकेंगे तो आपके लिए भी तो दूसरा रुक रहा है, सिर्फ आप नहीं रुक रहे, वो भी रुक रहा है। आप कहेंगे हम नहीं मानते, फिदाइन को देखिए, बोलते कोई कानून बना लो, फांसी पे लटका दो, ये कर दो, वो कर दो, हम तो एकदम मरने के लिए तैयार बैठे हैं। तो समाज के ज्यादातर लोग फिदाइन हैं या अपवाद है? ज्यादातर लोगों को कानून का सजा का डर है या नहीं है? अपवाद तो हर चीज का है दुनिया में। देयर इज नथिंग विदाउट एक्सेप्शंस। तो अपवाद हर जगह होगा। अपवाद के आधार पे कानून नहीं बनते, सामूहिक तार्किकता के आधार पे बनते हैं। अगर कोई अपवाद है, किसी परिवार में कोई पत्नी है, वो अपने पति को खूब मारती हो, नहीं, और पति सताया हुआ हो, तो क्या कहेंगे? आज से पुरुष सशक्तिकरण, बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ, ऐसा कहेंगे क्या? कहेंगे? क्या उस अपवाद के आधार पे कोई कानून बनेगा? ये सामान्य जनरल फेनोमेनन के आधार पे कानून बनेगा। जनरल फेनोमेनन, तो अपवाद तो हर चीज का हो सकता है। अगर कोई डिफरेंटली एबल्ड आदमी के सबल और फिजिकली फिट आदमी को सता दे, तो आप कहेंगे कि अरे आज से किसका सशक्तिकरण होगा? दिव्यांग का नहीं, फिट का। ऐसा करेंगे क्या? दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, दैट कलेक्टिव रैशनैलिटी, सामूहिक तार्किकता। समझ में आ गया? अब कानून क्या होता है, कानून के स्रोत क्या होते हैं, कानून कैसे बनते हैं, और कानूनों में क्या परिवर्तन होता है। पहली बात है, कानून कहते किसको हैं? लॉज। लॉज क्या है? पहली बात ये समझ लीजिए कि जब भी हम लोग पॉलिटी पढ़ते हैं, तो यहां हम लोग पॉजिटिव लॉज पढ़ते हैं। मानव निर्मित कानून, मानव समाज के लिए, मानव और समाज को रेगुलेट करने के लिए। आप कहेगा नहीं नहीं, हमने तो बचपन में पढ़ा था न्यूटन्स लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, और हमने पढ़ा था ये प्राकृतिक कानून है, ये दैवीय कानून है, ये नैतिक कानून है, ये न्यूटन का कानून है। We are not discussing those laws. We are discussing positive laws, man-made laws to regulate human society. तो पॉजिटिव लॉ यानी मैन मेड लॉज, मानव निर्मित कानून जो मानवीय समाज को नियमित करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए बनती है। तो व्हाट आर लॉज? लॉज आर दोज रूल्स एंड रेगुलेशंस which are needed to regulate society on predictable lines. कानून क्या है? वैसे नियामन है जो मानवीय समाज को संयमित तथा नियंत्रित करने के लिए जरूरी है। मानवीय समाज को संयमित और नियंत्रित करने के लिए जरूरी है। ये तो एलिमेंट्री डेफिनेशन हो गया। एंड लॉज आर द रिजल्ट ऑफ कलेक्टिव रैशनैलिटी, सामूहिक तार्किकता। तार्किकता क्या कहती है? जितना बड़ा अपराध उतनी बड़ी सजा। दीवानी मामले में, फौजदारी मामले में क्या सजा समान होगी? ट्रैफिक कोई नियम तोड़ दे तो फांसी दे देंगे उसको? टैक्स की चोरी में फांसी दे देंगे? नहीं देंगे ना, फाइन लगाएंगे। तो दीवानी मामला और फौजदारी मामला फर्क हो जाएगा। सामूहिक तार्किकता, और जितना बड़ा लॉस उतना बड़ा राहत। और लॉज हैव बोथ वैल्यू एंड वैलिडिटी। वैल्यूज मींस, क्या होती है वैल्यू? मूल्य। क्या होता है? वैल्यू इज प्राइस। प्राइस इज मॉनेटरी एक्सप्रेशन ऑफ वैल्यू। मूल्य का मॉनेटरी एक्सप्रेशन, मौद्रिक, मौद्रिक जो एक्सप्रेशन है उसको क्या कहते हैं? प्राइस, वैल्यू। अगर आप 5 दिन से प्यासे हैं तो आपको गोल्ड चाहिए या पानी चाहिए?
पानी की वैल्यू ज्यादा बढ़ गई उस समय। मेरे लिए ब्लैक की वैल्यू ज्यादा है, किसी के लिए ब्लू की है, किसी के रेड के लिए, क्योंकि उसका उपयोगिता मेरे जीवन में ज्यादा है और उसकी चाहत भी ज्यादा है। तो वैल्यू दो चीजों पे है। प्राथमिकता की अभिव्यक्ति को कहते हैं वैल्यूज, एक्सप्रेशन ऑफ प्रेफरेंस। व्हाई यू प्रेफर ए समथिंग, आप किसी चीज को प्रेफर क्यों करते हैं? अगर उसकी यूटिलिटी हो और आपकी चाहत हो, दोनों मिल जाए तो इंटेंस हो जाएगी वैल्यू। आप काले पेन को लाइक भी करते हैं और काला पेन का यूटिलिटी भी ज्यादा है व्हाइट बोर्ड पे, तो आप ब्लैक को प्रेफरेंस देंगे बजाय के ब्लू को, देंगे। तो वैल्यू हो गया प्रेफरेंस, अभिव्यक्ति किस चीज की? प्रेफरेंस की, प्राथमिकता की। कोई भी कानून बिना प्राथमिकता के, बिना उद्देश्य के संभव है? हर कानून के पीछे प्राथमिकता निर्धारित होती है, उद्देश्य निर्धारित होता है। हर कानून में वैल्यूज होंगे। बिना वैल्यू के कानून तो नहीं बनेगा कि चलो कानून बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, क्या उद्देश्य है, कुछ पता नहीं। ऐसा कोई भी कानून बनाते हैं उसके पीछे वैल्यू होती है, उद्देश्य होता है, प्राथमिकता होती है कि हाँ, पहले था मैटरनिटी रिलीफ 12 वीक, अब हो गया 26 वीक। इससे जो है मदर और बच्चे और फैमिली सबको ज्यादा समय मिलेगा देखभाल के लिए, और स्वस्थ बच्चे ही भविष्य के, उज्जवल भारत के भविष्य के लिए जरूरी है। ठीक है, ये प्राथमिकता है कि नहीं? तो प्राथमिकता भी होगी और वैलिडिटी भी। वैलिडिटी का मतलब किस पे लागू होगा, कब से लागू होगा, कितने समय के लिए लागू होगा, किस परिस्थिति में लागू होगा, ये वैलिडिटी बताएगी ना। तो बिना कानून वैलिडिटी के नहीं हो सकती। जैसे वैलिडिटी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का लागू कब से हुआ? 26 जनवरी 1950, जबकि बन गया था, अडॉप्ट कब हुआ था? 26 नवंबर 1949। इसी तरह से इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पारित होके, ब्रिटिश संसद द्वारा पारित होके मंजूरी मिल गई थी 18 जुलाई 1947, लेकिन लागू कब से हुआ? 15 अगस्त 1947। इसी तरह से प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट आजादी के बाद 1950 में बना और सनसेट क्लॉज के तहत कब तक चला? 1969 में। तो कितने समय के लिए लागू होगा, किस पे लागू होगा, कैसे लागू होगा, क्या शर्तें होंगी, किस पे लागू नहीं होगा, क्या अपवाद होगा, ये सब कानून में रहता है। वैलिडिटी, वैल्यू और वैलिडिटी दोनों है। कलेक्टिव रैशनैलिटी है, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। कानून क्या है, समझ में आ गया? तो अब कानून के स्रोत क्या है? हम लोगों ने पॉलिटिक रूट वर्ड को स्टार्ट किया था कि पॉलिटी का रूट वर्ड क्या है? राजनीति का अध्ययन राज्य से शुरू होता है, राज्य पे समाप्त होता है। कौन कहा था? पॉलिटिकल साइंटिस्ट गार्नर। दूसरे पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं गेटेल, वो कहते हैं पॉलिटिक्स इज द साइंस ऑफ स्टेट। पॉलिटिक्स क्या है? राज्य का विज्ञान है। आप लोग सुनते होंगे पॉलिटिक्स मत करो, डर्टी पॉलिटिक्स, सुनते हैं? तो इफ पॉलिटिक्स इज सो डर्टी, why we do have political system, why we do have political parties, why we do have politics? पॉलिटिक्स हमेशा गंदी होती है, डर्टी पॉलिटिक्स, खराब। इतना खराब है तो हिंद महासागर में फेंक के चले आते हैं। फिर पॉलिटिकल सिस्टम की जरूरत क्या है, पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत क्या है, पॉलिटिकल इश्यूज की जरूरत क्या है, व्हाट इज पॉलिटिक्स, और राज्य की जरूरत क्या है? तो राज्य है तो राजनीति है। राज्य की भूमिका पहले सीमित थी, लॉ एंड ऑर्डर, डिफेंस, सिक्योरिटी, तो सबसे पहली भूमिका है राज्य की। अब है कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट। किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 38 ऑफ डीपीएसपी। राज्य सिर्फ पुलिस स्टेट नहीं है, सिर्फ कानून व्यवस्था नहीं, सिर्फ रक्षा नहीं, सिर्फ रेगुलेशंस नहीं, सिर्फ जीवन में निश्चितता नहीं, वेलफेयर स्टेट है। तो जब राज्य की भूमिका बढ़ेगी, पुलिस स्टेट से वेलफेयर स्टेट, तो राजनीति की भूमिका भी बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी? और पॉलिटिक्स एक ऐसा सिक्का है जिसके दो पहलू हैं, पहला कॉन्फ्लिक्ट, दूसरा कोऑपरेशन। कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ही होगा, लेकिन पॉलिटिक्स में कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की असीम क्षमता है जो किसी दूसरे सिस्टम में नहीं है, ना सोशल सिस्टम में, ना रिलीजियस सिस्टम में, ना कल्चरल सिस्टम में, ना इकोनॉमिक सिस्टम में। वो है किसमें? पॉलिटिकल सिस्टम में। कैसे? आप सिर्फ कांग्रेस बीजेपी का झगड़ा देखते हैं, पॉलिटिक्स में सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं, कोऑपरेशन नहीं देखते, ऑल पार्टी मीटिंग नहीं देखते,
बिल पे सहमति बनते नहीं देखते, बीच का रास्ता निकलते नहीं देखते, टॉलरेंस नहीं देखते, एक दूसरे के विचारों को सम्मानित करते नहीं देखते, एक दूसरे के हितों को सम्मानित करते हुए नहीं देखते। ये किस सिस्टम है? पॉलिटिकल सिस्टम में। इसीलिए अरिस्टोटल ने कहा पॉलिटिकल साइंस इज द मास्टर ऑफ ऑल साइंसेस, क्योंकि सभी सिस्टम को रेगुलेट करता है। इसमें असीम संभावना क्यों है? क्योंकि पॉलिटिक्स में लचीलापन है, स्पिरिट ऑफ गिव एंड टेक है, टॉलरेंस है, एक दूसरे के विचारों को सम्मानित करने की क्षमता है, जो दूसरे सिस्टम में नहीं। आप बोलेंगे नहीं नहीं मानते, चलिए कश्मीर प्रॉब्लम को लीगली सॉल्व करते हैं, होगा सॉल्व या पॉलिटिकली सॉल्व होगा? पाकिस्तान कहेगा ये देखिए हमारा कानून, हमारा संविधान, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन राजा हरि सिंह ने स्टैंड स्टील एग्रीमेंट हमसे भी साइन किया था। भारत कहेगा ये देखिए हमारा कानून, शेड्यूल 1 में जम्मू कश्मीर। वो कहेंगे पूरा कश्मीर हमारा होना चाहिए क्योंकि राष्ट्र का आधार धर्म होता है, हम कहेंगे धर्मनिरपेक्षता होता है। वो कहेंगे देयर इज प्रॉब्लम ऑफ कश्मीर, हम कहेंगे देयर इज प्रॉब्लम इन कश्मीर। वो कहेंगे कश्मीर इज द कोर इशू, हम कहेंगे टेररिज्म इज द कोर इशू। वो कहेंगे 1/3 कश्मीर इज आजाद कश्मीर, हम कहेंगे दैट इज पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। तो सॉल्यूशन निकलेगा कैसे? लीगल तरीके से या पॉलिटिकल तरीके से? जहां गिव एंड टेक है, जहां बीच का रास्ता है, जहां टॉलरेंस है, जहां सहमति है। तो पॉलिटिक्स में इमेंस पोटेंशियल है कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की, इन सब क्षमताओं के कारण। मिडिल ईस्ट का प्रॉब्लम लीगली सॉल्व कर सकते हैं। इजराइल बोलेगा ये पूरा विभाग हमारा है, हमारा कानून देखिए। पैलेस्टीन कहेगा ये हमारा देखिए कानून। तो कानून के आधार पर सॉल्व कर सकते हैं। लॉज आर हैविंग रिजिडिटी बट पॉलिटिक्स हैज एलिमेंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है। वोल्टेयर जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के पीछे थे, उनका विचार, वो कहते हैं आई रिजेक्ट व्हाट यू से बट आई कैन डाई फॉर योर राइट टू से। आप जो कह रहे हैं मैं बिल्कुल उससे असहमत हूं, मेरा विचार आपसे 180 डिग्री उल्टा है, लेकिन मैं आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का वकालत करता हूं। ठीक है। तो इसमें पॉलिटिक्स में ही संभावना है कि एक व्यक्ति की भी आवाज सुनी जाती है, चाहे पूरी दुनिया एक तरफ सुनी जाती है। हो सकता है एक व्यक्ति सही हो, पूरी दुनिया गलत हो सकता है। हो सकता है या नहीं? गैलीलियो ने कहा कि देखिए हम सूरज की ओर चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, सूरज नहीं। लोगों ने कहा सफेद झूठ बोल रहे हो यार, सुबह सूरज यहां था, दोपहर में यहां आया, हमारे आंख के सामने यहां डूबा, और तुम कहते हो हम चक्कर लगा रहे हैं, सूरज चक्कर नहीं लगा रहा है। मार दिया लोगों ने। बाद में कौन सही निकला? गैलीलियो। जीसस क्राइस्ट को क्रूसीफाई कर दिया। ये क्या आप सब सिखा रहे हैं, ये क्या रेडिकलिज्म सिखा रहे हैं? और उस समय तो मार दिया, बाद में कौन सही साबित हुआ? जीसस क्राइस्ट। सोक्रेट्स को लोगों ने जहर देके मारा कि ये क्या आप सिखा रहे हैं रेडिकलिज्म राजा के विरुद्ध, कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होना चाहिए, हर कोई को बोलने का अधिकार होना चाहिए, हर व्यक्ति की गरिमा होनी चाहिए। ये सब क्या सिखा रहे हैं? अपनी बात वापस लीजिए या जहर लीजिए। तो उन्होंने जहर ले लिया। बाद में कौन सही साबित हुआ? तो पॉलिटिक्स में ये पोटेंशियल है। पूरे 543 की लोकसभा में एक एमपी ने रिजर्वेशन का विरोध किया और 542 ने समर्थन किया, फिर भी उनकी आवाज सुनी गई कि नहीं सुनी गई? दिस इज व्हाट द पोटेंशियल इन पॉलिटिक्स। तो इसीलिए आज जो है डेमोक्रेसी इज एज्यूमिंग एट द सेंटर स्टेज ऑफ पॉलिटिक्स। इसीलिए 9th और 10th क्लास की एनसीईआरटी का नाम क्या है? डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। पहले डेमोक्रेसी पॉलिटिकल स्टडीज में एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हुआ करता था। आज इतना सार्वभौमिक सर्वव्यापी हो चुका है कि पॉलिटिक्स के केंद्र बिंदु पर आ चुका है, और पॉलिटिक्स को कहते हैं डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। देखा आप लोग 9th क्लास का एनसीईआरटी का क्या नाम है? एनसीईआरटी पार्ट 1 डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 1। 10th क्लास का एनसीईआरटी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 2। तो conflict is problem part, conflict resolution is solution part, and politics deal with the public issues, not with the private issues, you know. पॉलिटिक्स किससे संबंधित रखता है? पब्लिक इशू से या प्राइवेट इशू से? मियां बीबी का झगड़ा अगर घर के अंदर हो तो प्राइवेट इशू है, लेकिन सड़क पे आ जाए और बाकी लोग भी डिस्टर्ब हो जाएं तो क्या हो गया? पब्लिक इशू हो गया। वो है नहीं? पर्यावरण का भी मुद्दा पब्लिक इशू है।
अगर आपको लगता है कि पर्यावरण, ग्रीन एंड क्लीन एनवायरनमेंट के लिए स्टेट को कुछ करना चाहिए और ये पब्लिक इशू है और लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, तो पॉलिटिकल इशू हुआ नहीं हुआ, उस पर पॉलिटिक्स होगा या नहीं होगा? तो पॉलिटिक्स हमेशा गंदी होती है या सही भी होती है? क्या सिर्फ पार्लियामेंट का झगड़ा देखते हैं, ऑल पार्टी मीटिंग नहीं देखते? कि सिर्फ कन्फ्लिक्चुअल एस्पेक्ट को देखते हैं, सिर्फ 50% देखते हैं, सिर्फ सिक्के का एक पहलू देखते हैं? पॉलिटिक्स का दूसरा पहलू ज्यादा प्रासंगिक, ज्यादा प्रायोगिक है। एनिमल वर्ल्ड में भी कन्फ्लिक्ट होता है, लेकिन क्या वहां रिजॉल्व करने के लिए कोई बातचीत है, कोई बीच का रास्ता है, कोई 11 दौर की वार्ता है जो किसानों से वर्तमान सरकार ने किया? वहां ऐसा होता है कि शेर हिरणों से 11 दौर की वार्ता कर ले, कम इतने ही हिरण खाएंगे, उतने नहीं खाएंगे, बीच का रास्ता कुछ निकाल लेते हैं कि जो बूढ़े हिरन हैं जो सुसाइड करने जा रहे हैं उन्हीं को खाएंगे? नहीं, ऐसा होता है क्या? लेकिन इंसानी समाज में ऐसा होता है। द रीजन इज वी आर रैशनल। एंड ये लॉज का समझ में आ गया। अब तो ये बात समझ में आ गई आपको कि पॉलिटिक्स में, पॉलिटी में, पॉलिटिकल में केंद्र बिंदु पे राज्य है। राज्य था, है, रहेगा। अगर राज्य ना हो तो जंगल राज आ जाएगा, एनार्की आ जाएगी, लॉलेसनेस आ जाएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस हो जाएगी। तो सबके जीवन में निश्चितता हो, इसके लिए जरूरी है स्टेट, इसके लिए जरूरी है गवर्नमेंट, इसके लिए जरूरी है लॉज। और पॉलिटी, इससे पहले कि कानून पे और ज्यादा जाएं, पॉलिटी शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार किसने किया और किस संदर्भ में किया? पॉलिटी शब्द, हम कहते हैं इंडियन पॉलिटी, तो इसमें क्या पढ़ते हैं? इस शब्द का पहला प्रयोग किसने किया, बता सकते हैं? फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, एरिस्टोटल। एरिस्टोटल स्टडीड, एरिस्टोटल ने 158 फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन का अध्ययन किया। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण उनका क्लासिफिकेशन है जिसमें उन्होंने पॉलिटी को उल्लेखित किया है, वो क्या है कि अगर एक व्यक्ति शासन कर रहा है, ये मात्रात्मक हो गया, क्वांटिटेटिव हो गया। अगर कुछ लोग शासन कर रहे हैं और कई लोग शासन कर रहे हैं, और अगर एक व्यक्ति शासन कर रहा है और वो नॉर्मल है, नॉर्मल यानी सामान्य सरकार, और परवर्टेड, परवर्टेड यानी विकृत सरकार, तो अगर एक व्यक्ति शासन कर रहा है नॉर्मल, नॉर्मल यानी अच्छा, सामान्य, जो लॉ अबाइडिंग है, जो जनरल इंटरेस्ट के लिए काम कर रही है, तो उसको कहेंगे मोनार्की। मोनार्की। मोनो मीन्स, सुना है आप लोगों ने? मोनो, कार्बन मोनोक्साइड एक, डाइऑक्साइड दो, ट्राई तीन, टेट्रा चार, पेंटा पांच, ऐसे। तो मोनार्की, मोनो मीन्स वन, आर्की मीन्स रूल, रूल ऑफ वन, इट्स कॉल्ड मोनार्की विच इज नॉर्मल, जिसमें अच्छा राजा है, ठीक है। लेकिन अगर एक शासन कर रहा है और वो आतताई है, क्रूर है, तो उसको कहेंगे टायरेनी, टायरेनिकल रूल, ऑप्रेसिव रूल, एक्सप्लॉइटेटिव रूल, शोषणकारी एक राजा। तो एक राजा क्रूर भी हो सकता है, अशोका जैसा, शुरू में तो क्रूर था वो। तो एक राजा अकबर भी है, एक औरंगजेब भी है, एक उदार है, एक क्रूर है नहीं? तो मोनार्की ये हो गया, टायरेनी। फिर कुछ लोग अगर कर रहे हैं और वो मेरिट के आधार पे कर रहे हैं, सामान्य लोगों के वेलफेयर के लिए कर रहे हैं, भले के लिए कर रहे हैं, अच्छे रूप से कर रहे हैं, तो एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेट, सुना आप लोगों ने एरिस्टोक्रेसी?
एरिस्टोक्रेट्स मीन्स few people are ruling, but they are owing their position to the merit. वो योग्यता के आधार पे शासन कर रहे हैं। लेकिन अगर कुछ लोग शासन कर रहे हैं डायनेस्टी के आधार पे, कुलीन तंत्र के आधार पे, सिर्फ राजा का बच्चा राजा होने के कारण, तो उसको क्या कहेंगे? कुलीन तंत्र, ओलिगैर्की। तो ये नॉर्मल है, ये परवर्टेड है, ये सामान्य है, ये विकृत है। यहां भी कुछ है, यहां भी कुछ है। समझ में आ रहा है क्लासिफिकेशन? ये मात्रात्मक है, ये गुणात्मक है। दिस इज क्वांटिटेटिव, दिस इज क्वालिटेटिव। और कई लोग शासन कर रहे हैं तो उसको कहा पॉलिटी। यही तो पहुंचने के लिए सब चीजें हुई, पॉलिटी। और यहां रखा उन्होंने डेमोक्रेसी को। अब आप कहेंगे डेमोक्रेसी को उन्होंने विकृत रूप में रखा है। उस समय, आज हम डेमोक्रेसी की माला जपते हैं, और उस समय उन्होंने डेमोक्रेसी को विकृत कहा, उसको कहा मोबोक्रेसी, भीड़ तंत्र है, यहां सिर्फ सिर गिने जाते हैं, सिर के अंदर की बुद्धिमत्ता नहीं। डेमोक्रेसी इज द गेम ऑफ नंबर्स, जिसकी जितनी संख्या ज्यादा भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। जिसके साथ संख्या का बल, विजडम का बल नहीं, जिसका संख्या ज्यादा वो रूल करेगा। यही कारण है कि उनके गुरु के गुरु को भीड़ ने मार दिया था। एरिस्टोटल के गुरु कौन थे? प्लेटो। प्लेटो के गुरु कौन थे? सोक्रेट्स। सुकरात को किसने मारा? भीड़ ने। क्यों मारा? क्योंकि उन्होंने बोला फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होना चाहिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए, चाहे राजा के व्यक्ति हो चाहे सामान्य व्यक्ति हो, सबको होना चाहिए, रैशनल थिंकिंग होना चाहिए, पॉलिटिक्स में मोरालिटी होना चाहिए। तब लोगों ने उनको मार दिया। उनको एक चांस भी मिला कि रात में वो भाग सकते थे, अगले दिन उनको जहर देना था तो भाग सकते थे, लेकिन भागे नहीं। बोले मैं सत्य के लिए, सत्य को छोड़ूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो भीड़ तंत्र का आज भी कई लोग डेमोक्रेसी से नाराज रहते हैं कि देखो नंबर का खेल है। मोदी को नंबर का खेल अच्छे से पता है कि सबको, एक तरफ जो डोमिनेंट जो कास्ट है एक राज्य में, उन सब के खिलाफ जो है उनको इकट्ठा कर लो, हरा दो, नंबर हमारा तो हम जीत गए। डेमोक्रेसी नंबर का खेल है। भीड़ इकट्ठा हो जानी चाहिए, जैसे जैसे हो, पैसे से हो, एलोक्वेंस से हो, ऑर्गेनाइजेशन से हो, मैनेजमेंट से हो, होना चाहिए, बस हो गए पावरफुल। आज का पावर क्या है? आइडियोलॉजी बेस्ड मास पावर, ना कि मसल पावर। मोदी पावरफुल है खल्ली, गांधी पावरफुल थे या दारा सिंह? गांधी, क्योंकि आइडियोलॉजी बेस्ड मास मोबिलाइजेशन। तो डेमोक्रेसी को उन्होंने खराब बोला, बोला डेमोक्रेसी इज रूल ऑफ टू मेनी while polity is the rule of many, and many people committing mistake would be less than one or few people are doing. यानी कि किसी भी निर्णय के गलत होने की संभावना कब होती है? जब वो निर्णय एक या कुछ ही व्यक्ति लोग, लेकिन कई लोग उसमें शामिल होंगे तो अपने आप मॉडरेट हो जाएगा, उसमें गलती होने की संभावना कम हो जाएगी। लेकिन कई का मतलब कई, अत्यधिक कई नहीं। ये कह रहे हैं डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ टू मेनी व्हाइल पॉलिटी इज द रूल ऑफ मेनी, एंड पॉलिटी इज द बेस्ट एंड मोस्ट प्रैक्टिकेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस में ये यूपीएससी ने 8 बार पूछा है क्वेश्चन, 8 बार, 8 टाइम्स। ये क्वेश्चन 8 बार पूछा गया यूपीएससी द्वारा, पॉलिटी इज द बेस्ट एंड मोस्ट प्रैक्टिकेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये किसने कहा था? एरिस्टोटल ने। पॉलिटी इज द बेस्ट एंड मोस्ट प्रैक्टिकेबल फॉर्म। आप ऑप्शनल पीएसआर पढ़ें, चाहे पॉलिटी पढ़ें, जीएस पढ़ें, जो मर्जी पढ़ें, सबसे पहला काम डीएम, एसपी, एसडीएम, एसडीएसपी के रूप में आपका सबसे पहला काम क्या होगा? कानून के शासन को सुनिश्चित करना। और सर्वोच्च कानून क्या है? संविधान। तो संविधान पढ़े ना तो कोई डीएम एसपी बन सकता है, ना बनना चाहिए।
और सर्वोच्च कानून संविधान है। और अरिस्टोटल ने जब पॉलिटी शब्द का प्रयोग किया, दैट मीन्स फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी ये सभी क्या हैं, सरकार के स्वरूप और संविधान के स्वरूप। तो यानी अगर हम इंडियन पॉलिटी कहते हैं तो क्या हम सिर्फ उसमें भारतीय सरकारों के बारे में पढ़ते हैं, केंद्र, राज्य और स्थायी सरकार, स्थानीय सरकार, या संविधान भी पढ़ते हैं? क्योंकि ये सारा व्यवस्था संविधान से ही चलेगा। सर्वोच्च कानून क्या है? संविधान। खप पंचायत का ऑर्डर नहीं, परंपरा नहीं। कानून का शासन है, व्यक्ति का शासन नहीं। तो लोकतंत्र में कानून का शासन है, संवैधानिक व्यवस्था है। आपके जिंदगी में, दुनिया, आपके पूरी जिंदगी में जो सबसे बड़ा दुश्मन है आपका, वो प्रधानमंत्री बन जाए, तो आपको तो बहुत धक्का लगेगा कि मेरा सबसे बड़ा दुश्मन प्रधानमंत्री बन गया। तो क्या वो आपको अरेस्ट करवा सकता है? करवा सकता है? कानून का शासन है या व्यक्ति का? कानून का शासन है ना भाई। किस कानून के आधार पर? क्या एविडेंस है, क्या प्राथमिक साक्ष्य है? मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत कीजिए। नहीं प्रस्तुत कर पाए तो एम्बैरेसमेंट होगा अरेस्टिंग अथॉरिटी के लिए कि देखिए बदले की भावना से इन्होंने ऐसा किया। तो पॉलिटी में वी स्टडी बोथ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कि हमारे यहाँ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है। तो 3 स्तर की सरकारें हैं, स्तर के 3, हर स्तर पे कितने भाग है सरकारों के, उनके आपस में बीच में संबंध क्या है, केंद्र राज्य संबंध क्या है, स्थानीय सरकारों को क्या शक्तियां हैं, उनके सब्जेक्ट्स क्या हैं, उनके बीच में संबंध क्या है, कहाँ डेलीगेटेड पावर है, कहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल डिलिमिटेशन ऑफ पावर्स है। ये सब पढ़ते हैं कहाँ? पॉलिटी में। और संविधान भी पढ़ते हैं। तो पॉलिटी कहने का मतलब, व्हेन वी से इंडियन पॉलिटी, सो डू वी से इट इन पॉजिटिव फॉर्म और परवर्टेड फॉर्म? पॉजिटिव फॉर्म। ऑन इज इट रूल ऑफ वन, फ्यू और मेनी? मेनी। और क्या इसमें सिर्फ नंबर का खेल है या मेरिट का भी है? आप क्यों तैयारी कर रहे हैं? आप प्रशासन में सरकार के हिस्से क्यों बनने जा रहे हैं? प्रशासन में मेरिट की जरूरत क्यों है? तो चला लेंगे राजनीतिज्ञ अकेले, चला लेंगे वो लोग। केवल लोकप्रियता से नहीं चलता शासन। शासन चलाने के लिए मेरिट की ज्यादा जरूरत है। और ये आज ही डेमोक्रेसी में नहीं, प्राचीन काल से भी। कौटिल्य भी भले ब्यूरोक्रेट्स का काफी विरोध करते हैं, काफी आलोचना करते हैं ब्यूरोक्रेट्स, लेकिन बिना ब्यूरोक्रेट्स के तो काम चलेगा नहीं। ब्यूरोक्रेसी का सबसे बड़ी आलोचना है भ्रष्टाचार। कौटिल्य का स्टेटमेंट पूछा गया है, देयर आर 40 वेज ऑफ एम्बेजलमेंट, यानी एम्बेजलमेंट यानी करप्शन के 40 तरीके। कौटिल्य ब्यूरोक्रेटिक करप्शन के बारे में कहते हैं कि ब्यूरोक्रेट्स आर जस्ट लाइक फिश इन अ पॉन्ड एंड वाटर इन अ पॉन्ड इज जस्ट लाइक पब्लिक मनी। हाउ मच वाटर दे ड्रिंक नोबडी नोज। कौटिल्य अर्थशास्त्र में कहते हैं कि ब्यूरोक्रेट्स जो है ना, अधिकारी जो हैं, सरकारी तंत्र के अधिकारी, वो मछली के समान है। तालाब में कितना पानी पी जाती है मछली, कुछ किसी को पता है? कोई हिसाब किताब है? इसी तरह ब्यूरोक्रेट्स कितना पब्लिक मनी गैलप कर जाते हैं, कोई हिसाब किताब नहीं है। कोई हिसाब किताब नहीं। एक और चीज बताते हैं कि ब्यूरोक्रेट्स आर जस्ट लाइक टंग, पब्लिक मनी इज जस्ट लाइक हनी एंड स्टोमक इज जस्ट लाइक सब पीपल। यानी शहद मुंह के रास्ते पेट में जनता के पास सीधा नहीं जा सकती विदाउट टंग टेकिंग टेस्ट ऑफ इट। टंग किसे कौन हो गया? ब्यूरोक्रेट्स। सिंस ब्यूरोक्रेट्स डील विद सच ए ह्यूज पब्लिक मनी, द टेम्पटेशन फॉर करप्शन इज सो हाई। करप्शन का टेम्पटेशन हाई कब होगा? जब ज्यादा पब्लिक मनी इन्वॉल्व होगा। नहीं, एक होता है ऑनेस्टी, एक होता है इंटीग्रिटी। क्या ज्यादा जरूरी है? ऑनेस्टी मींस नॉट करप्ट, भ्रष्ट नहीं होना ऑनेस्ट है। तो कभी रिश्वत मिल ही नहीं रही है तो लेंगे कहां से? तो बोलेंगे ऑनेस्ट है। या रिश्वत इतनी कम मिल रही है तो बोलेंगे अरे लेना ही नहीं है, रिस्क कौन लेगा, कहीं कैमरा हो, कहीं क्या हो, उससे तो अच्छा सैलरी है। लेकिन अगर रिश्वत बहुत ज्यादा मिल रही हो, जो सैलरी के 100 गुना ज्यादा हो, तब बोले थोड़ा सीजन में, 12 महीने में 10 महीने ऑनेस्टी और 2 महीने सीजन में।
बट इंटीग्रिटी मीन्स अनकरप्टेबल इन एनी सर्कमस्टांस, रॉक सॉलिड। कोई भी संभावना हो, कोई भी स्थिति हो, कोई भी ऑफर हो, भ्रष्ट किसी भी स्थिति में ना होना, लेकिन ऑनेस्टी सिर्फ भ्रष्ट नहीं होना। हाँ, हाँ, ऑनेस्टी से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? इंटीग्रिटी, अनकरप्टेबल, किसी भी परिस्थिति में करप्ट नहीं होना। कोई सीजनल ऑनेस्टी, सीजनल, मौके पे चौका, और नहीं मौके पे ईमानदारी। कि प्रमोशन होना है तो भाई पूरा ईमानदारी, कोई रिश्वत नहीं लेंगे, एकदम सबको भगा देंगे डांट के। और अभी प्रमोशन जस्ट हुआ, अभी दूर है, तो भी चलो अभी धन पे ज्यादा ध्यान दो, तो सीजनल चलेगा। हाँ, तो ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी, तो ये जो है पॉलिटी मींस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज इतना ही क्लास में, और कोई चीज पूछना हो तो पूछ सकते हैं। मैं पहले एबीसीडी पढ़ाऊंगा, फिर ही आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बिना एबीसीडी पढ़े बहुत से लोग सीधा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना लक्ष्मीकांत स्टार्ट कर दिए। बहुत ही स्कोप है पॉलिटी, कोई भी सिविल सर्विसेज में। मैंने पहले ही बताया कि सिविल सर्वेंट के रूप में सबसे पहला आपका काम क्या है? कानून के शासन को सुनिश्चित करना, और सर्वोच्च कानून है संविधान, और आप सरकार के हिस्से होंगे। हाँ, हाँ, जो भी सिविल सर्विसेज के एग्जाम में आप देखेंगे तो पॉलिटी का पोर्शन लगभग 20% होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट लगभग 20% पॉलिटी का अलोन रहता है। करंट भी जुड़ जाएगा, पॉलिटिकल इकोनॉमी भी आ जाएगा, ट्रेडिशनल भी आ जाएगा, कॉन्सेप्ट भी आ जाएगा, फैक्ट्स भी आ जाएंगे। क्वेश्चन किसी भी नेचर का हो, लगभग 20% पॉलिटी होगा। और मेन में, और आप देखेंगे हरियाणा पीएससी में तो ऑप्शनल का महत्व तो ज्यादा हो गया। तो पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन और पॉलिटी, अगर पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन में नहीं थे, आईआर उसी में है। पॉलिटिकल इकोनॉमी आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ उसी में है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट पढ़े, गवर्नेंस पढ़े, सब उसमें कवर हो जाएगा। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ पढ़े, कवर हो जाएगा। इवन जो इथिक्स का पढ़ते हैं वो भी कवर हो जाएगा। तो असली बात क्या है कि कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है और अंडरस्टैंडिंग रखनी है, सिर्फ फैक्चुअल नॉलेज नहीं। पिक्चराइज करना है, कंटेक्चुअलाइज करना है, रिटेन करना है, प्रोड्यूस करना है, वे ऑफ